सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम कवर कर लेंगे कंप्यूटर के 400 से भी अधिक यहाँ पर प्रश्न उत्तर कवर करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे ओवरव्यू आप ब्रीफ मिलोगे, उसके बाद आपको वन लाइनर यहाँ पढ़ देने वाला हूँ, जिससे आप लोगों का जो भी आप लोगों ने भी पढ़ा होगा वो रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियो रहने वाली है। तो चलिए कंप्यूटर के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो त्रुटि पहचान, एरर आइडेंटिफिकेशन। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में जब भी कोई त्रुटि आती है तो उसको क्या कहते हैं? बग। कंप्यूटर प्रोग्राम में जब भी कोई त्रुटि आती है, एरर आता है, तो उसको बग कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न बन सकता है, तो निम्न में से कौन सा पद कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है? तो त्रुटि को कौन सा यहाँ पे पद दर्शाएगा? वो दर्शाएगा बग। बग यहाँ पर उसको बोला जाएगा बग, BUG, बग। त्रुटि को बग, जब भी कोई एरर आता है प्रोग्राम में तो उसको बग कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से एक प्रश्न बन सकता है कि सूचना प्रक्रिया जो कलेक्ट यहाँ पे डेटा होता है, प्रोसेस डेटा होता है, तो कच्चे तथ्यों को संसाधित करने के बाद ही वे सूचना बन पाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन की परिभाषा क्या होती है? तो देखिए, इन्फॉर्मेशन को बोला जाता है प्रक्रिया डेटा। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर वे में यहाँ पे पूरा डेटा प्रोसेस रहता है, तो वो फिर क्या बन जाता है? वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। डेटा प्रोसेसिंग क्या होगा? तो कंप्यूटर कई तरह से आंकड़ों का परिचालन करता है और इस परिचालन को प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसका अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो ये आपका डेटा प्रोसेसिंग हुआ। कंप्यूटर के जनक के बारे में पूछा जाएगा, तो जो चार्ल्स बेबेज हैं उनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 1838 से इन्होंने एनालिटिक इंजन विकसित करना शुरू कर दिया था और 1871 तक, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई, तब तक वो इसी प्रोजेक्ट पर लगे रहे। कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो कंप्यूटर का दिमाग है, कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहते हैं, इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। मेमोरी और स्टोरेज से जो आप लोगों के लिए सवाल बन सकते हैं, तो सबसे छोटी अगर कंप्यूटर की यहाँ पर मेमोरी पूछी जाएगी तो सबसे छोटी कंप्यूटर की मेमोरी है बिट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे अगर पूछा जाएगा एक निबल में कितने बिट होते हैं, तो एक निबल में आपके 4 बिट होते हैं। और एक बाइट में पूछा जाएगा तो एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं, या फिर 4 बिट में आपका एक निबल होता है और 8 बिट में आपका एक बाइट होता है। तो कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई है वो बिट है। और बिट के बाद आपका क्या आएगा? बाइट। बाइट के बाद आपका किलोबाइट, किलोबाइट के बाद आपका मेगाबाइट, मेगा के बाद गीगा, गीगा के बाद टेरा, टेरा के बाद आपका पेटा, पेटा के बाद आपका एक्साबाइट और फिर जेटाबाइट और फिर आपका योटाबाइट। तो इस प्रकार आपका ये क्रम चलता है मेमोरी का, इस प्रकार ये क्रम चलता है, आकार इसका बढ़ता रहता है। तो योटाबाइट सबसे बड़ी इकाई है और बिट सबसे छोटी इकाई हो जाती है। तो बिट आपकी सबसे छोटी इकाई होगी मेमोरी में। कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई है वो बिट है और सबसे बड़ी योटाबाइट है। तो ये आपको ये क्रम याद रखना है: बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। तो योटाबाइट सबसे बड़ी यहाँ पर इकाई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बाइट निम्न में से किसके समतुल्य होता है? तो एक बाइट किसके बराबर होता है? 8 बिट के बराबर होता है एक बाइट। और 4 बिट का क्या होता है? एक निबल होता है। और 8 बिट का क्या होता है? एक बाइट। उसके बाद रैम के बारे में जानते हैं। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म होती है। और रैम क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि परिवर्तनशील है और अस्थायी है। तो रैम आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी कि जिसका अर्थ है जब बिजली चली जाती है या फिर बंद हो जाती है तो डेटा इसमें खो जाता है। इसे टेम्परेरी मेमोरी या फिर प्रेजेंट टाइम मेमोरी भी कह सकते हैं। तो रैम को और किस नाम से जाना जाता है? तो रैम को टेम्परेरी मेमोरी या फिर प्रेजेंट टाइम मेमोरी भी कहा जाता है। और ये वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि परिवर्तनशील है और अस्थायी है। तो यहाँ पर रैम क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है। और रैम के अगर प्रकार पूछा जाएगा तो रैम 2 प्रकार की होती है। एक आपकी स्टैटिक रैम होती है और एक आपकी डायनामिक रैम होती है। तो रैम के 2 प्रकार है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। उसके बाद कंप्यूटर द्वारा मुख्य रूप से रैम का जो उपयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके 2 प्रकार है, एक स्टैटिक रैम एस रैम और एक डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। और ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। उसके बाद बात करते हैं रोम के बारे में। तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी जो रोम है ये आपकी क्या है? नॉन वोलेटाइल। तो देखो, रैम आपकी वोलेटाइल है, यानी कि परिवर्तनशील है और अस्थायी है, लेकिन जो रोम है वो आपकी नॉन वोलेटाइल है, यानी कि अपरिवर्तनशील है और स्थायी होती है। यानी कि अगर बिजली चले भी जाता है तो भी आपका डेटा नहीं उड़ता है। तो यहाँ पे बिजली बंद होने पर भी डेटा आपका बना रहता है। और जो रोम है वो 3 प्रकार की होती है मुख्यतः। ये आपकी होती है पी रोम, जिसको प्रोग्रामेबल रोम भी कहते हैं, और इसमें डेटा को मिटाया नहीं जा सकता है। और आपकी जो दूसरी होती है
वो EPROM होता है, जिसमें यहाँ पे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होता है। तो इसमें क्या होता है, डेटा को UV यानी कि परावैज्ञानिक किरणों से मिटाया जाता है। किसमें, EPROM में, जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होगा। और तीसरा आपका EEPROM होगा। तो EEPROM आपका है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल यहाँ पे रोम। तो यहाँ पे डेटा को बिजली की मदद से मिटाया जा सकता है। तो ये रोम के 3 प्रकार हो गए, PROM, EPROM और EEPROM, ठीक है। और रैम के आपके 2 है, SROM और रैम के आपके 2 रैम है। रैम के 2 टाइप है, SRAM और DRAM। तो स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। और रोम के आपके 3 टाइप है। उसके बाद जो यहाँ पे कैशे मेमोरी होती है, कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी किसको माना जाता है, तो कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी माना जाता है कैशे मेमोरी को। और कैशे मेमोरी के बारे में आपको और बताऊं तो रैम की गति बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो रैम की जब गति बढ़ानी है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैशे मेमोरी का प्रयोग किया जाता है रैम की गति बढ़ाने के लिए। और कंप्यूटर की सबसे तेज़ ये मेमोरी मानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं रजिस्टर के बारे में। तो यह CPU में स्थित सबसे तेज़ मेमोरी होती है। तो CPU में जो सबसे तेज़ स्थित मेमोरी होती है वो कौन होती है, रजिस्टर होती है, जिसका एक्सेस जो समय सबसे कम होता है। तो रजिस्टर का जो एक्सेस टाइम होता है सबसे कम होता है और CPU में ये स्थित सबसे तेज़ मेमोरी होती है रजिस्टर। सेकेंडरी मेमोरी के क्या क्या उदाहरण होते हैं, तो इसमें CD हो गया, DVD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सब आपके सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। और ऑप्टिकल डिस्क में आपके क्या क्या आएंगे, तो ऑप्टिकल डिस्क में आपका CD आएगा, DVD आएगा, ब्लू रे डिस्क आएगा। ये सब आपके ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण रहते हैं। CD, DVD, ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल यहाँ पे डिस्क के उदाहरण है। और आपके मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण में फ्लॉपी डिस्क आता है, हार्ड डिस्क आता है। और मैग्नेटिक डिस्क के ये उदाहरण है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आपके किसके उदाहरण है, मैग्नेटिक डिस्क के। उसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइस है जो प्रश्न बन सकते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइस, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों को पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। तो पेरिफेरल डिवाइस कौन होते हैं, इनपुट और आउटपुट के जो डिवाइस होते हैं वो आपके पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। तो इनपुट डिवाइस आपके कौन कौन से, एक तो माउस हो गया, कीबोर्ड आपका हो गया, स्कैनर आपका हो गया, जॉयस्टिक आपका हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, टच पैड हो गया, लाइट पेन आपका हो गया। ये सारे आपके इनपुट डिवाइस हैं। और माउस की खोज के बारे में पूछा जाएगा तो माउस की जो खोज होती है 1964 में होती है। और कौन करता है, डगलस करता है। तो 1964 में माउस की खोज डगलस एंगलबर्ट ने करी थी। और जो आउटपुट डिवाइस होते हैं, तो आउटपुट डिवाइस में आपका प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया और स्पीकर। तो ये सब आपके क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी क्या है, आपका एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर के प्रकार पूछा जाएगा तो यहाँ पे प्रिंटर के कुछ प्रकार हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और यहाँ पर तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से, हैमर का उपयोग ये करता है, ठीक है। इम्पैक्ट जो प्रिंटर है ये हैमर का उपयोग करता है। इसमें हो गया डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से, ये तकनीक का उपयोग करते हैं, जैसे लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। और लेज़र प्रिंटर को सबसे तेज़ प्रिंटर माना जाता है। तो लेज़र प्रिंटर सबसे तेज़ प्रिंटर माना जाता है। इसमें पाउडर स्याही का उपयोग किया जाता है। उसके बाद प्लाज्मा पैनल जो है आपका है एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्लाज्मा पैनल के बारे में पूछा जाएगा तो प्लाज्मा पैनल आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। और टच स्क्रीन होता है इसे इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस माना जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा आपका आउटपुट डिवाइस है और टच स्क्रीन जो आपका है इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस ये माना जाता है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग भाषाओं के बारे में। तो कंप्यूटर की जो यहाँ पे लैंग्वेज है उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज मनुष्यों के समझने के योग्य होती है। और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन के समझने के योग्य होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज जिसको इंसान समझ सकता है। और लो लेवल लैंग्वेज होती है LLL, वो यहाँ पे मशीन उसको समझ पाती है। बाकी जो भाषा अनुवादक होते हैं यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो एक आपका कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है और असेंबलर होता है। लेकिन इनका काम क्या होता है, जो कंपाइलर रहता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को एक साथ मशीनी भाषा में बदल देता है। तो कंपाइलर आपका क्या करता है, एक साथ जो हाई लेवल लैंग्वेज होगी उसको मशीन भाषा में बदल देगा। और इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन मशीन भाषा में बदलता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जो कंपाइलर होगा वो एक साथ हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलेगा। और जो इंटरप्रेटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को स्टेप बाय स्टेप यानी कि लाइन बाय लाइन ये मशीन भाषा में बदलता है। इतना यहाँ पर डिफरेंस होता है। और जो असेंबलर होता है, असेंबलर उल्टा करेगा, निम्न स्तरीय भाषा जो यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज होगी उसको मशीनी भाषा में ये परिवर्तित करता है। और ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए असेंबलर क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। प्रोग्रामिंग भाषाएं कौन कौन सी है, तो कुछ प्रोग्रामिंग भाषाएं यहाँ पर है जिसमें फ्रोडान, FORTRAN, फ्रोडान यहाँ पर आपकी ये प्रोग्रामिंग भाषा है। और यह प्रोग्राम में तो सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे कंप्यूटर के लिए विकसित की गई लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, फोर्ट्रान थी। और यहाँ पर पहली उच्च स्तरीय भाषा भी कौन है,
तो पहली उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज भाषा कौन सी है? फोर्ट्रान। और इसका आविष्कार किसने किया था? जॉन बेकर्स ने किया था। कब किया था? 1957 के करीब जॉन बेकर्स ने फोर्ट्रान क्या करा था? इन्वेंशन करा था। तो फोर्ट्रान जो आपकी है हाई लेवल लैंग्वेज और कंप्यूटर की, जब कंप्यूटर के लिए जो भाषा बनी थी तो यहाँ पे ये सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी फोर्ट्रान, और यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज है, और बेकर्स ने ये बनाई थी 1957 में। और इसका आविष्कार भी आपको पता होना चाहिए किसने किया था? जॉन बेकर्स ने 1957 में। कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा इसको माना जाता है। तो फोर्ट्रान को क्या माना जाता है? कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा। उसके बाद बेसिक भी है, तो इसका यहाँ पे जो बेसिक ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसकी फुल फॉर्म हो गई बेसिक ही। 1964 में इसको विकसित किया था और इसे कंप्यूटर लैंग्वेज की नींव माना जाता है। तो देखो सबसे पहली भाषा कौन सी बनी थी? फोर्ट्रान। उसके बाद बेसिक, तो बेसिक को 1964 में विकसित किया गया था और इसको कंप्यूटर लैंग्वेज की नींव माना जाता है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज की नींव किसको माना जाता है? बेसिक को माना जाता है। 1964 में ये विकसित हुई थी। उसके बाद कोबोल भी यहाँ पे एक लैंग्वेज है, 1959 में ये विकसित हुई थी, व्यापार के लिए उपयोगी होती है। इसमें सबसे सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। तो व्यापार के लिए कौन सी लैंग्वेज बनी थी? कोबोल बनी थी, 1959 में ये विकसित हुई थी। और पास्कल भी है, तो 1970 में निकोलस विर्थ द्वारा विकसित की गई थी। तो पास्कल भी एक लैंग्वेज है जो 1970 में निकोलस के द्वारा विकसित की गई थी। सी भी है, 1972 में डेनिस रिची के द्वारा विकसित की गई थी। तो ये भी प्रश्न बन सकता है जो यहाँ पे सी लैंग्वेज है ये कब विकसित की गई थी? 1972 में डेनिस रिची के द्वारा विकसित की गई थी। 1972 में डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज बना दी थी। और C++ 1983 में बननी थी, बर्जाने स्ट्रोस्ट्रुप द्वारा विकसित की गई थी 1983 में, यानी कि 11 साल के बाद C++ बनी बर्जाने स्ट्रोस्ट्रुप के द्वारा। और जावा जो बनती है आपकी 1995 में बनती है, जेम्स गोसलिन द्वारा विकसित की जाती है। और यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो कौन सी लैंग्वेज है? जावा है। और ये बनती है 1995 में, जेम्स गोसलिन इसको बनाते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए निर्देशों को क्या कहते हैं? यहाँ पे कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए जो निर्देशों का समूह होता है उसको प्रोग्राम कहा जाता है। और कई प्रोग्राम मिलकर क्या बनाते हैं? कई प्रोग्राम मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो प्रोग्राम होते हैं। जो इंस्ट्रक्शन का जो यहाँ पे ग्रुप होता है वो प्रोग्राम कहलाएगा। और प्रोग्राम, जब कई प्रोग्राम एक साथ आपस में मिलते हैं वो एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। MS ऑफिस के बारे में आपको पता होना चाहिए, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें MS वर्ड भी है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट शामिल होता है। तो MS वर्ड क्या है? तो MS वर्ड 1983 में शुरू हुआ था और इसका जो एक्सटेंशन होता है MS वर्ड का एक्सटेंशन .docx होगा या फिर .doc होगा। ठीक है, .docx होगा या फिर .doc यहाँ पर इसका एक्सटेंशन होता है। 1983 में ये शुरू किया गया था। और MS एक्सेल जो है 1987 में शुरू हुआ था और इसका जो एक्सटेंशन है .xls या फिर .xlsx यहाँ पे इसका एक्सटेंशन होगा XLS और .xlsx इसका एक्सटेंशन होगा। MS पावर पॉइंट 1990 में शुरू हुआ था और इसका एक्सटेंशन जो है .pptx या फिर .ppt इसका एक्सटेंशन होगा। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और स्लाइड शो चलाने के लिए F5 कुंजी का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो MS वर्ड 1983, MS एक्सेल 1987, MS पावर पॉइंट 1990 में यहाँ पे शुरू हुआ था। तो MS वर्ड का .doc और लास्ट में x जोड़ दीजिए, एक्सटेंशन होगा। MS एक्सेल का .xls और x जोड़ दीजिए, ये एक्सटेंशन है। और पावर पॉइंट का .ppt ये लास्ट में x जोड़ दीजिए, तो ये इसके एक्सटेंशन होते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं वायरस से सुरक्षा प्रदान करने के लिए? जैसे नॉर्टन यहाँ पे आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नॉर्टन आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो वायरस से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यह उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ का काम करता है। तो ये क्या करता है? जो उपयोगकर्ता यूज़र है और जो हार्डवेयर है उसके बीच यहाँ पे मध्यस्थ का काम करता है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक समय में एक ही उपयोगकर्ता द्वारा ये उपयोग किया जाता है। जैसे MS DOS यहाँ पे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ? एक समय में अनेक उपयोगकर्ताओं द्वारा ये उपयोग किया जाता है, जैसे यूनिक्स हो गया। और लिनक्स भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज़ भी एक माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद है। और एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य मेमोरी, इनपुट आउटपुट और प्रक्रियाओं को प्रबंधित करना है और वायरस से सुरक्षा ये नहीं करता। वायरस से सुरक्षा करने के लिए आपके पास एंटीवायरस होना चाहिए। बाकी नेटवर्क और इंटरनेट में वेब ब्राउज़र जो होता है वह सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट उपभोक्ताओं को वेब पेज देखने में सहायता करता है। वो क्या होता है? वेब ब्राउज़र, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर, ये सब आपके क्या हो गए? वेब ब्राउज़र हो गए। दुनिया का जो पहला वेब ब्राउज़र था www वर्ल्ड वाइड वेब, जो टिम बर्नर्ली के द्वारा 1989 में खोजा गया था, ये बनाया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब ये पहला क्या था?
दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र। उसके बाद HTML क्या है? HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेब पेज बनाने के लिए उपयोग में की जाती है और इसका जो विकास है टिम बर्नर्स-ली ने किया था तकरीबन 1991 के करीब। और जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो भी टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में बनाया था। और इंटरनेट का जो जनक है, इंटरनेट का जनक कहा जाता है वीनट सर्फ को। इंटरनेट का जनक कहा जाता है वीनट सर्फ को। इंटरनेट का जनक कहा जाता है वीनट सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। और भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत होती है 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे भारत में इंटरनेट की शुरुआत हो जाती है। 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL के द्वारा। ठीक है। और URL क्या होता है आपका? URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे इंटरनेट पर किसी वेबसाइट या दस्तावेज का पता करने के लिए इसका उपयोग होता है URL का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद प्रोटोकॉल क्या होता है? तो नियमों का वह समूह जिसके द्वारा डाटा कम्युनिकेशन होता है। प्रोटोकॉल क्या होगा आपका? तो प्रोटोकॉल आपका होगा नियमों का वह समूह जिसके द्वारा डाटा कम्युनिकेशन होता है, वो आपका प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद प्रोटोकॉल में आपका HTTP आप लोगों ने सुना था, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो वेब ब्राउजिंग के लिए उपयोग होता है। TCP के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट में प्रोटोकॉल इंजन के रूप में ये प्रयोग होता है। और SMTP के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये ईमेल भेजने के लिए उपयोग होता है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और POP के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है। उसके बाद IP एड्रेस, तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए, इंटरनेट से जुड़ने पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर को एक अद्वितीय IP एड्रेस प्राप्त होती है। तो IPv4 32 बिट्स का होता है, IPv6 128 बिट्स का होता है। जब भी इंटरनेट से कोई कंप्यूटर जुड़ता है, किसी का कंप्यूटर जुड़ता है, तो उसको एक IP एड्रेस दी जाती है। तो IPv4 जो है 32 बिट्स का होता है और IPv6 जो है वो 128 बिट्स का होता है। अब बात करते हैं नेटवर्क के प्रकार के बारे में। तो नेटवर्क के जो प्रकार है, इसमें LAN है, लोकल एरिया नेटवर्क, एक छोटी इमारत या सीमित क्षेत्र के लिए उपयोग होता है। जैसे वाईफाई किसका एग्जाम्पल होगा? वाईफाई LAN का लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल होगा। जब आप लोगों को एक छोटी बिल्डिंग या फिर छोटी इमारत में सीमित क्षेत्र के लिए यहाँ पे काम करते हैं। और मेन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक शहर के लिए अगर यहाँ पे आपको नेटवर्क बनाना है तो उसके लिए आप लोगों को मैन का प्रयोग करना है। और जब आपको एक देश या फिर पूरे विश्व के लिए एक आपको यहाँ पे नेटवर्क बनाना है तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क आप लोग यहाँ पे बनाते हो। तो इंटरनेट इसका एक उदाहरण है। तो मॉडेम क्या होता है? मॉडेम मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर के बारे में आपको बताऊँ तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करता है। कौन करता है? मॉडेम। डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तित करता है। जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उनको एनालॉग सिग्नल और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। इसका काम होता है, मॉडेम का काम ये होता है। उसके बाद फायरवॉल जो होता है, इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है, अनधिकृत पहुंच को ये रोकता है। तो फायरवॉल का काम क्या? इनकमिंग और जो आउटगोइंग जहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक रहता है उसको ये नियंत्रित करता है और अनधिकृत पहुंच को ये रोकता है। और ब्राउज़र जो है वो सॉफ्टवेयर जो हमें इंटरनेट पर वेब पेज देखने में मदद करता है, वो आपका ब्राउज़र होगा। और www वर्ल्ड वाइड वेब दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र है जो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो इसके जो जनक है रे टॉमिल्सन ईमेल के जनक है। और भारत में शिवा आयुर्दरई को ईमेल का जनक माना जाता है। तो रे टॉमिल्सन इसके ईमेल के जनक है और भारत में शिवा आयुर्दरई को ईमेल का जनक कहा जाता है। बाकी CC कार्बन कॉपी, तो प्राप्तकर्ता को एक को दूसरे का ईमेल पता दिखता है। तो CC से कार्बन कॉपी से क्या मिलता है? जो प्राप्त करता है उसको दूसरे का ईमेल का पता दिखता है। BCC ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, प्राप्तकर्ता को एक दूसरे का ईमेल पता नहीं दिखता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जो प्राप्त करता है, जिसको ईमेल रिसीवर है, उसको दूसरे का ईमेल पता नहीं दिखता है। और अटैचमेंट जो होता है, ईमेल के साथ भेजी गई जो फाइलें होती है वो अटैचमेंट होती है। जंक ईमेल, इसमें क्या होता है? अवांछित ईमेल जो होते हैं जो काम के नहीं होते हैं। सर्च इंजन क्या हुआ? इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रोग्राम, जैसे गूगल, बिंग, याहू, अल्ट्रा विस्टा, ये सब आपके सर्च इंजन है। और पहला जो सर्च इंजन है RQ पहला सर्च इंजन है। तो पहला सर्च इंजन कौन सा है? RQ पहला सर्च इंजन है। उसके बाद स्ट्रीमिंग, तो इंटरनेट पर रियल टाइम में ऑडियो और वीडियो चलाने को क्या कहते हैं? स्ट्रीमिंग। इंटरनेट पर रियल टाइम में ऑडियो और वीडियो चलाने को क्या कहते हैं? स्ट्रीमिंग कहते हैं। पहला सर्च इंजन RQ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी जो वाईफाई है, वायरलेस फिडेलिटी कहते हैं और यह एक तार रहित नेटवर्क LAN का एक उदाहरण होता है। तो वाईफाई के फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी
वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म है, और एक लैन का उदाहरण है लोकल एरिया नेटवर्क का। कंप्यूटर हार्डवेयर और घटक के बारे में आपको बताऊं तो कंप्यूटर के यहाँ पे सीपीयू के भाग जो है, पार्ट्स ऑफ सीपीयू, जिसमें कंट्रोल यूनिट आता है और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आता है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है गणना और तुलना, सभी अंकगणितीय और तार्किक संचालन ये करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मेमोरी से सीपीयू तक और सीपीयू से मेमोरी तक डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो मेमोरी यूनिट का जो काम है, मेमोरी से लेके सीपीयू तक और सीपीयू से मेमोरी तक का जो डेटा प्रवाह है उसको कंट्रोल यूनिट यहाँ पे काम उसको नियंत्रित करने का काम करता है। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप आपकी क्या होती है, जो इन आईसी चिप पे इनका विकास जे किल्बी और रॉबर्ट नाइस ने किया था। किल्बी और नाइस ने आईसी चिप का यहाँ पे विकास किया था और कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इनका उपयोग किया गया था। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का उपयोग किया गया था। और जो आईसी चिप है ये किसके बने होते हैं, तो आईसी जो चिप है ये सिलिकॉन के बने होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है इंटेल 4004 है, 1971 में मार्सियन हाफ के द्वारा ये विकसित किया गया था। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है, 1971 में मार्सियन के हाफ के द्वारा ये विकसित किया गया था। और पेटीएम क्या एक माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित शब्द होता है, पेटीएम माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित एक शब्द होता है। और कंप्यूटर की जो पीढ़ी है, पहली जो पीढ़ी थी 1942 से 1955 तक वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। दूसरी जो पीढ़ी थी 1955 से लेकर 1964 तक ट्रांजिस्टर का प्रयोग यहाँ पे शुरू हो चुका था। और तीसरी पीढ़ी 1964 से लेकर 1975 तक इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप्स का यहाँ पे इस्तेमाल हो गया था। उच्च स्तरीय भाषाएँ यहाँ पे आ चुकी थी। और उसके बाद 1975 से 1990 तक यहाँ पे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और जीयूआई यहाँ पे आ चुका था। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है 1979 से वर्तमान तक है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जनक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। तो ये भी यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, तो इसका भी यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जनक है किसको कहा जाता है, तो जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को। और जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, तो यहाँ पे सबसे शक्तिशाली ये कंप्यूटर होते हैं। विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर है, पहला जो सुपर कंप्यूटर है क्रे 1 है। क्रे 1 पहला सुपर कंप्यूटर है जिसे CDC 6600 भी कहते हैं। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है क्रे 1, जिसको CDC 6600 भी कहते हैं, 6600 भी कहते हैं। और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000 है, 1991 में सीटेक द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, सीटेक के द्वारा ये किया गया था, 1991 में विकसित किया गया था। और यहाँ पे जो फ्लॉप्स है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापी जाती है। तो इनकी जो गति होती है, स्पीड होती है, फ्लॉप्स में मापी जाती है सुपर कंप्यूटर की गति को। बाकी डेटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा को प्रबंधित करने के लिए उपयोगी होता है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा को प्रबंधित करता है। और इसमें RDBMS है जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसके जो कुछ उदाहरण है, इसमें ओरेकल आता है, ये इसका RDBMS का उदाहरण है। SQL है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये यहाँ पे जो डेटा को है यहाँ पे टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, RDBMS में। उसके बाद कंप्यूटर की सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा जो है, वायरस तो सबको पता है। तो यह एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। फुल फॉर्म क्या है इसका, विटेल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो विटेल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो नामकरण है फ्रेड कोहेन ने किया था। पहला नेटवर्क वायरस था क्रीपर, पहला नेटवर्क वायरस जो था क्रीपर था। और पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, एल्क क्लोनर। पहला कंप्यूटर वायरस था एल्क क्लोनर। भारत में पहला जो कंप्यूटर वायरस था सीब्रेन था। भारत में पहला कंप्यूटर वायरस सीब्रेन था। और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना मॉडेम का काम है। बारकोड रीडर क्या करता है, बारकोड पैटर्न को न्यूमेरिक डिजिटल में परिवर्तित करता है। MICR मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर की मदद से बैंकों में चेक जांचने के लिए उपयोग होता है। और 9 अंकों का ये होता है। बाकी बाइनरी जो यहाँ पे नंबर सिस्टम है, कंप्यूटर केवल 0 और 1 बाइनरी भाषा को समझता है। और यहाँ पे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए 60 बिट लेता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI की फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है, एक कंप्यूटर को दूसरे से जोड़ने के लिए आवश्यक होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसकी NIC की फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक कंप्यूटर को दूसरे से जोड़ने के लिए ये आवश्यक होता है। BIOS क्या करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या करता है, जब PC चालू होता है तो यह प्रोग्राम चलता है। और बूटिंग, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, तो ये क्या होता है, रैम में जब ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है वो बूटिंग होता है। कोल्ड बूटिंग क्या होता है, बंद कंप्यूटर को शुरू करना। वार्म बूटिंग क्या होता है, पहले से उन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना। तो ये कुछ यहाँ पे ज़रूरी चीज़ें आप लोगों के लिए। बाकी SMS की फुल फॉर्म पूछेगा तो शॉर्ट मैसेज सर्विसेज की फुल फॉर्म है। IFSC कोड क्या होता है, 11 अंकों का ये कोड होता है। RDGS क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है।
NEFT क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यहाँ पे भुगतान सेवाओं के लिए काम आता है, तो ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। प्लास्टिक मनी क्या होता है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ये सब आपका क्या होता है, प्लास्टिक मनी इनको कहते हैं। बाकी लीज लाइन क्या होता है, कनेक्शन और समर्पित जो टेलीफोन लाइन होती है उनको लीज लाइन कहते हैं। और CPU क्लॉक रेट क्या होता है, CPU के कार्य करने की गति को यहाँ पे क्या कहते हैं, CPU क्लॉक रेट। और LCD की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और LED की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड एमिटिंग डायोड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पर काम करती है। CCTV की फुल फॉर्म क्लोज सर्किट टेलीविज़न। और DNS की फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। और अंडू और रीडू, तो अंडू आपका कंट्रोल Z से होता है, अंतिम क्रिया को वापस लेके आना। और रीडू आपका अंडू की गई क्रिया को वापस लेके आना। तो इनकी फुल फॉर्म जो यहाँ पे कमांड इनकी है Ctrl+Y, और यहाँ पे रीडू अंडू की है Ctrl+Z, और रीडू की है Ctrl+Y इनकी कमांड है। बाकी कॉपी के लिए जो कमांड है Ctrl+C, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V क्लिपबोर्ड का उपयोग करके डेटा को स्थानांतरित करते हैं। प्रिंट के लिए Ctrl+P कमांड का उपयोग किया जाता है। बाकी मेल मर्ज जो है MS वर्ड में बहुत से पत्र तथा लेवल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है मेल मर्ज का। तो ये अपने पूरा ओवरव्यू देख लिया, और अब आगे हम ये भी देखेंगे इनके वन लाइनर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं।